हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी चैनल। आज हम हिस्ट्री के एमसीक्यू करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है इनिशियल फेज ऑफ ब्रिटिशर्स, यानी ब्रिटिशर्स का प्रारंभिक चरण। थ्रू विच ट्रीटी फ्रेंच पोजेशन इन इंडिया वर रिस्टोर्ड बाय ब्रिटिश आफ्टर थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर। ट्रीटी ऑफ पेरिस की संधि के माध्यम से भारत में फ्रांसीसी संपत्ति को तीसरे एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा बहाल किया गया था। पेरिस की संधि। तीसरा एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध 1758 से लेकर 63 के बीच हुआ था। यह युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच हुआ था। फ्रांसीसी ये युद्ध हार गए थे और पेरिस की संधि ने इस संधि के माध्यम से युद्ध को समाप्त कर दिया। भारत में फ्रांसीसी संपत्ति अंग्रेजों द्वारा बहाल की गई थी। In which of the following years did the first Anglo-Sikh War take place? 1845-46। निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था? 1845-46 में। Important point: The first Anglo-Sikh War take place in 1845 and 1846। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिख साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। इसमें 4 लड़ाइयों की एक श्रृंखला शामिल है। मुदिक्की की लड़ाई, अलीवाल की लड़ाई, फिरोज शाह की लड़ाई, सोबराय की लड़ाई। ये 4 लड़ाइयां शामिल हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सभी 4 लड़ाइयों में सिखों को हराया गया था। 1846 में लाहौर की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो गया। लाहौर की संधि पर 9 मार्च 1846 को हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा एंग्लो युद्ध 1848 और 1849 में हुआ था। Which of the following statements correctly explain the term Nij and Rayoti, two main systems of indigo cultivation? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीज और रेवती शब्दों की सही व्याख्या करता है? इंडिगो की खेती की दो मुख्य प्रणालियां। Nij and Rayoti were the two main systems of indigo cultivation. Within the system of Nij cultivation, the planter produces indigo in lands that he directly controls. Under the Rayoti system, the planter forces the Ryots to sign a contract. An agreement means satta. Those who signed the contract got cash advances from the planters at low rate of interest to produce indigo, but the loan committed the Roy to cultivate indigo on at least 25% of the area under his holding. Who among the following negotiated subordinate alliance of 1817-18 with the princely states of Rajputana? चार्ल्स मेटकाफ। निम्नलिखित में से किसने राजपुताना की रियासतों के साथ 1817-18 के अधीनस्थ गठबंधन पर बातचीत की? चार्ल्स मेटकाफ ने। चार्ल्स मेटकाफ। सर चार्ल्स मेटकाफ को 1835-36 तक भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के स्थान पर पद ग्रहण किया था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं सबऑर्डिनेट अलायंस के। लॉर्ड वेल्जली और लॉर्ड हेस्टिंग भारत में ब्रिटिश सरपरी स्थापित करना चाहते हैं, जिसके लिए मराठाओं और पिंडारियों के खंडन की आवश्यकता थी। उन्होंने मराठाओं और पिंडारियों के खिलाफ अपने स्वाभाविक सहयोगी के रूप में राजपूताना राज्य को देखा। दिल्ली में ब्रिटिश निवासी चार्ल्स मेटकाफ ने राजस्थान की रियासतों के साथ गठजोड़ पर बातचीत की। इन संधियों के द्वारा राजस्थान की रियासतें अंग्रेजों के पूर्ण अधीन आ गई। The parliamentary system in India began with which of the following acts? Charter Act of 1853। भारत में संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस अधिनियम के साथ शुरू हुई? 1853 का चार्टर अधिनियम। For the first time, the legislative and executive function of the Governor General Council were separated. It is called mini parliament. So option 2, Charter Act 1853 is correct. चलिए चार्टर एक्ट 1853 को देखते हैं। दिस एक्ट सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल फॉर एन indefinite period, unlike the previous charter act. Thus, it could be taken over by the British government at any time.
company influence was further reduced by this act. The board of directors now had 6 members who were crown nominated. It gave the birth to the Indian Civil Service and was open to all including Indians. This ended the system of appointment by recommendation and started a system of open and fair competition. For the first time, local representation was introduced into the Legislative Council in the form of 4 members from the local governments of Bengal, Bombay, Madras and northwestern provinces. Through which treaty the Third Anglo-Afghan War came to an end. ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी की संधि के माध्यम से तीसरा एंग्लो अफगान युद्ध समाप्त हुआ रावलपिंडी की संधि से। थर्ड एंग्लो अफगान वार ये 1919 में हुआ था। ये युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान के बीच हुआ था। इस युद्ध को अफगान जीत गए थे। और कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? रावलपिंडी की। चलिए ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ट्रीटी ऑफ बसीन ये कब हुआ था? जब ये सेकंड एंग्लो मराठा वार हुई थी तब ट्रीटी ऑफ बसीन साइन की गई थी। ये युद्ध हुआ था 1803 और 1805 के बीच। ये युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा लड़े थे जिसमें ब्रिटिश जीत गए थे। और ट्रीटी साइन हुई थी बसीन की। कब हुई थी ये? 1802 में। लाहौर ट्रीटी ये कब साइन हुई थी? ये साइन हुई थी 1845 और 46 के बीच जब फर्स्ट एंग्लो पंजाब वार हुई थी। ये युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब के बीच। थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार ये हुआ था 1758 से लेकर 63 के बीच, जिसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच लड़े थे और फ्रेंच लॉस कर गए थे। और सेकंड कार्नाटिक वॉर ये हुआ था 1748 से 54 के बीच। ये इंग्लिश और फ्रेंच के बीच हुआ था। ये युद्ध ब्रिटिश जीत गए थे। और इसमें कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? पोंडिचेरी। Which act extended the principle of communal representation for Sikhs, Indian Christians, Anglo-Indians and Europeans? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 किस अधिनियम ने सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो इंडियन के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बढ़ाया? भारत सरकार अधिनियम 1919। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसे हम मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था द्वारचीय सिस्टम, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर एट द प्रोविंशियल लेवल। और इस एक्ट में बाइकैमरलिज्म भी इंट्रोड्यूस किया गया था। अब हम ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इसमें एक नया पद बनाया गया था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और न्यू ऑफिस ऑफ वायसराय वाज क्रिएटेड। लॉर्ड कैनिंग बने थे पहले वायसराय इंडिया के। और इस एक्ट को हम बेटर गवर्नमेंट के लिए भी जाना जाता है। और दिस एक्ट अबॉलिश द कंपनी रूल। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 इसको हम मिंटो मोर्ले रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। दिस एक्ट इंट्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय एक्सेप्टिंग द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। इंडियन नॉर्ड मिंटो was also known as father of communal electorate. This act explained the size of legislative council both at the central and provincial level. Now, Indian Council Act 1861. Lord Canning introduced a portfolio system. Act initiated the process of Indian decentralization by restoring the power of legislation for the Bombay and Madras provinces. This act empowered the Viceroy to issue ordinance. The Dash was an act of the Parliament of Great Britain intended to overhaul the management of the East India Company's rule in India. Regulating Act 1773. Regulating Act 1773 ग्रेट ब्रिटेन की संसद का एक अधिनियम था जिसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के प्रबंध को समाप्त करना था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसके बारे में अब जानते हैं। फ्रेडरिक नॉर्थ द्वारा 18 मई 1773 को डी रेगुलेटिंग एक्ट पेश किया गया था। ये अधिनियम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया सरकार द्वारा गलत व्यवहार के कारण पारित किया गया था, जिसे दिवालियापन की स्थिति पेश की थी, मींस सिचुएशन ऑफ बैंकरप्सी। डी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए
ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए स्थापित किया गया था। मैच द एंग्लो मराठा वार विद द इवेंट लिस्ट। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, इसमें कौन सा इवेंट हुआ था? ट्रीटी ऑफ सलवाई वार। सेकंड एंग्लो मराठा वार, इसमें कौन सा इवेंट हुआ था? ट्रीटी ऑफ बसीन वार। थर्ड एंग्लो मराठा वार, इसमें पेशवा बाजीराव टू, यशवंत राव होलकर एंड आपा साई भोसले हार गए थे। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। मराठा वार, मराठा वार के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार ये हुई थी 1775 से लेके 1782 तक। इसमें कौन कौन सी संधि हुई थी? ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ पुरंदर और ट्रीटी ऑफ सलवाई। सेकंड एंग्लो मराठा वार ये हुई थी 1802 से लेके 1805 तक। पेशवा बाजीराव टू ने इसमें ट्रीटी साइन की थी इंग्लिश के साथ। कब की थी ये? 11 दिसंबर 1802 को ट्रीटी ऑफ बसीन, और सब्सिडारी अलायंस भी एक्सेप्ट किया था, यानी सहायक गठबंधन। थर्ड एंग्लो मराठा वार ये हुई थी 1817 से लेके 19 तक। पेशवा बाजीराव टू को खारकी में हराया गया था और पूना की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। मराठा प्रमुख यशवंत राव होलकर, आपा साई भोसले और सिंधिया अलग अलग लड़ाई में पराजित हुए थे। When did Shuja-ud-Dowla and Shah Alam sign treaties at Allahabad with Robert Clive? 1765। इलाहाबाद में रॉबर्ट क्लाइव के साथ शुजा-उद-दौला और शाह आलम ने संधियों पर हस्ताक्षर कब किए? 1765 में। Treaty of Allahabad was signed in 1765 by Shuja-ud-Dowla and Shah Alam II with Robert Clive, marking the beginning of British rule in India. Through this treaty, East India Company was granted to collect taxes from the eastern provinces of Bengal, Bihar, Odisha. In return, for which Shah Alam II was given Kora and Allahabad. The company promised to support Shuja-ud-Dowla, Nawab of Awadh, against attack which made him dependent on the company, for which he paid rupees 53 lakhs. This treaty followed the Battle of Buxar, in which Mughal emperor were lost the company. This treaty made the company richer, and now they did not require any money from England. Treaty of Allahabad was written by Itisam Uddin, who was diplomat to the Mughal Empire. थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।